Welcome students, this is our lecture number 3 of the unit Money and Banking. So money एक बार हम कर चुके हैं, obviously उससे related banking में भी कुछ questions आएंगे. Now we are starting with banking. How banking is important for any economy? How banking system increases the pace of any economy growth and development? How many types of banks are there? How banks work? So इस चैप्टर में हम देखेंगे दो तरह के बैंक होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं. There are two types of banks. The first is central bank, other is commercial banks. सबसे पहले एक बेसिक आइडिया देते हैं, फिर आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेंट्रल बैंक से रिलेटेड. देखिए, आपने मुझे फीस दी, मुझे भी पैसे नहीं खर्चने, वो पैसे मैं लिक्विड फॉर्म में रखना चाहता हूँ, तो मैंने वो पैसे बैंक में जमा करवा दिए. अगर वो पैसे मैंने एफडी में करवाए कि मैं अभी 5 साल नहीं निकाल सकता, उसके बाद निकालूंगा, अगर जल्दी निकालूंगा तो ब्याज इंटरेस्ट कम पड़ेगा, इसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट. अगर मैंने करंट अकाउंट में पैसे जमा करवाए, दैट मीन्स पैसे किसी भी टाइम पे निकाले जा सकते हैं, एनी टाइम विड्रॉल इज पॉसिबल. दिस इज डिमांड डिपॉजिट्स. अब कमर्शियल बैंक्स, ये होते हैं कमर्शियल बैंक्स जो एक हमारा पर्सन, मैं जो कि एक क्लाइंट हूँ, और बैंक के पैसे इधर उधर करके आगे लोन देते हैं. कमर्शियल बैंक्स किसके अंडर काम करते हैं? कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा कहाँ रखते हैं? कमर्शियल बैंक्स में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कौन रिजॉल्व करता है? हर कंट्री का एक बैंक होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. इंडिया का वो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आप कोई भी नोट उठाइए, 1 रुपये का नोट छोड़ के, उसके ऊपर सब मिडल में सबसे टॉप पे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो नोट वो प्रिंट करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. और अगर सेंट्रल बैंक को पैसे चाहिए, आरबीआई इंडिया के सेंट्रल बैंक को पैसे चाहिए, या वो अगर पैसे कहीं रखना चाहता है, ब्याज कमाना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो किससे लेगा? सभी सेंट्रल बैंक्स का एक बैंक होता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री, जो हम अभी नहीं पढ़ने वाले. सेंट्रल बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ अ कंट्री, जो हम आज करेंगे. एंड कमर्शियल बैंक इज जस्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हु अर्न्स प्रॉफिट, who takes money from the public and gives loan to the public and earns profit. पैसे से पैसा कमाता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start with central bank. I want you to open page number 53. Kindly open page 53. Banking. What is central bank first? It is that financial institute which controls and regulates the quantity of money for the welfare of the economy or the country. Please underline controls and regulates. सेंट्रल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जो पैसे से काम करता है, विच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स. कंट्री में कितना पैसा होना चाहिए, कंट्री में किस तरीके से पैसा आना चाहिए, कंट्री में कहाँ से पैसा आएगा, ताकि कंट्री का मैक्सिमम वेलफेयर और डेवलपमेंट हो. इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी. इकोनॉमी को जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो सेंट्रल बैंक है. सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट. क्रेडिट की बात होती है यहाँ पे लोन, बोरोइंग्स, उधार. इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, एंड फॉलोइंग आर इट्स फंक्शंस. काफ़ी ब्रांचेज हैं इसकी. सेंट्रल बैंक इंडिया का जो है वो है आरबीआई, और ये उसके फंक्शंस हैं. नंबर 1, इशूइंग ऑफ नोट्स. इंडिया में जितनी भी फिएट मनी है वो आरबीआई प्रिंट करती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स. ये प्रोड्यूस करती है, मिंट करती है. कॉइन्स के लिए मिंट वर्ड यूज होता है. ये प्रिंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है.
सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितने कॉइन्स को मिंट करती है और जितने 1 रुपए के नोट प्रिंट करती है वो बाय द एंड आरबीआई को ही मिलते हैं, ताकि सर्कुलेशन में लाए जाए पैसे। ऐसा नहीं है 2000 के नोट छापे तो हेलीकॉप्टर से उड़ा दिए, जिसको चाहिए ले लो, ऐसा नहीं होता है। हमारी जेब में पैसा किस तरीके से आएगा ये आरबीआई डिसाइड करेगी। सो इंडिया में मोनोपोली है आरबीआई के पास कि सभी नोट्स 1 रुपए का नोट छोड़ के आरबीआई प्रिंट करेगा, और जो कॉइन्स और 1 रुपए का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल बैंकिंग अंडरटेकिंग प्रोड्यूस करेगी, मिंट करेगी, बट उसकी सर्कुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास ही है। सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ इशू। आरबीआई हैज द सोल मोनोपोली, प्लीज अंडरलाइन सोल मोनोपोली, टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ₹2 एंड अबव। इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी और ने नोट छापा है वो फेक करेंसी है, डुप्लीकेट करेंसी है। दिस इज द रीजन फॉर दैट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडरलाइन करके लिखेंगे सेंट्रल बैंक अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अंडरलाइन करके लिखेंगे सेंट्रल बैंक अंडरटेकिंग। Issue is 1 rupee note and all the coins. However, the responsibility of putting all the currency notes and coins into circulation rests with the RBI. Number 2, banker to the government. मुझे पैसा चाहिए, मैं कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाऊंगा। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए वो कहाँ जाएगा? सोचिए पंजाब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले लेगी। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो दिल्ली गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को पैसा चाहिए तो आरबीआई इनको लोन देते हैं। 2, गोवा के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, छोटी सी स्टेट है बट पैसा बहुत आ गया टूरिज्म की वजह से। अब वो पैसा कहाँ रखेंगे? आरबीआई के पास, और उन्हें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी इकट्ठा किया और वो सीजीएसटी और एसजीएसटी इकट्ठा किया। जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है। कैसे करेगा? आरबीआई के थ्रू। ये नहीं मोदी साहब हमारे जाएंगे वो कहेंगे ये लो जी ये पैसे लीजिए तमिलनाडु गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है। उनके अपने अपने अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट्स के रूट के थ्रू पैसे मिलेंगे और वो अकाउंट्स आरबीआई के पास होंगे। मैंने टैक्स जमा करवाया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, वो किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। कहाँ से? आरबीआई से, क्योंकि उनके अकाउंट्स आरबीआई के पास है। मैं पैसे कमर्शियल बैंक को करवाऊंगा, कमर्शियल बैंक एसबीआई या किसी और कमर्शियल बैंक में करवाएगा, वो आरबीआई को रूट कर देगा, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दे देगी। सो बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। अंडरलाइन स्टेट, यूनियन भी लिख लीजिए, यूनियन टेरिटरीज। कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्री की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स का जो बैंकर है वो है सेंट्रल बैंक, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़ के। क्यों? 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, बट आपको एक ब्रीफ अप दे रहा हूँ। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी देती है कि आपका फ्लैग भी अलग होगा, आपका नेशनल एंथम भी अलग होगा, आपका सेंट्रल बैंक भी अलग होगा। इसीलिए जब जीएसटी लगी, डिमोनेटाइजेशन लगी, तो जम्मू कश्मीर से पूछना पड़ा क्या ये फिजिबल है या नहीं। बट अब ऐसा नहीं है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तो अब ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है। अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है। इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। कुछ दिनों के लिए लोन चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट को पता है टैक्स आ जाएगा 20 तारीख को, भी 10 तारीख है, अब 10 दिन के अंदर सैलरी देनी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो लोन मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, दस एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। देखिए जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे हो, बट अगर उनको कोई डिसीजन लेना है तो वो आरबीआई से एडवाइस ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। सो आरबीआई फाइनेंशियल मैटर्स में गवर्नमेंट की हेल्प करता है, बट ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट को हेल्प की ज़रूरत हो तो एज गवर्नमेंट्स बैंक Central bank keeps the banking accounts of all the government. As a banker, the central bank offer all those services of the government which a commercial bank offers to the general public. मुझे ड्राफ्ट बनवाना है, मुझे चेक चाहिए, मैं कमर्शियल बैंक से लूँगा। लॉकर चाहिए, मैं कमर्शियल बैंक से लूँगा। मुझे इंश्योरेंस करवानी है, मैं कमर्शियल बैंक से लूँगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की
आरबीआई करता है, सेम रिलेशन. It accepts deposits from government departments and operates their accounts on regular basis. It also collects checks and drafts drawn on other banks in favor of the government. It also makes available cash for the payment of salary, wages and other disbursements by the government. ब्रैकेट में लिख लीजिए for their employees. For their employees. Full stop. अब एयर इंडिया के पायलट को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट स्कूल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स को सैलरी देनी है, उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, उनके कमर्शियल बैंक में पैसे आएंगे कैसे? आरबीआई से, कि आपको इतने पैसे दे रहे हैं. सो दिस इज व्हाट अदर डिस्बर्समेंट्स बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एम्प्लॉइज, वर्कर्स. द सेंट्रल बैंक मेक एडवांसेस टू द गवर्नमेंट टू मीट टेम्परेरी डिमांड टिल टैक्सेस आर कलेक्टेड. जब तक टैक्स इकट्ठा नहीं होता उन्हें पैसों की जरूरत पड़ सकती है. The government can also take extraordinary advances during that period of emergency like war, depression, COVID-19. गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिले, अब कोविड-19 सिचुएशन है, खर्चा तो गवर्नमेंट को, वर्कर्स को तो सैलरी मिली है. वो सैलरीज कैसे मिली? टैक्स तो आई नहीं. दिस इज व्हाट इट सेज. द आरबीआई मेक एडवांसेस टू द गवर्नमेंट टू मीट टेम्परेरी डिमांड टिल टैक्सेस आर कलेक्टेड. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांसेस during the period of emergency like war, depression, or any health emergency like COVID. Hence, we can say that central bank is the banker of the government. But इस चीज़ को ध्यान रखना, आरबीआई ब्याज भी चार्ज करेगी, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, और हो सकता है इंटरेस्ट ना भी चार्ज करे, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. आई एम गिविंग यू 1 minute for you to read the meaning of central bank, the issuing of note spot and banker of the government, banker to the government. दोनों पॉइंट्स को रीड आउट कीजिए. यू हैव 1 minute फॉर द सेम. फिफ्टीन more seconds बचा. स्पीड अप. Moving to point number 3, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन. कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज कौन करेगा? जैसे आपके स्कूल्स हैं, आपके स्कूल्स को कौन सुपरवाइज करता है? इधर आईसीएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और पंजाब बोर्ड और स्टेट बोर्ड. इसी तरीके से बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, व्हाट डज दैट मीन? बैंक्स को सुपरवाइज कौन करेगा? अगर बैंक्स प्रॉफिट मोटिव के लिए अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करें, होम लोन ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉफिट कमाना है, तो उनको सुपरविजन के लिए आरबीआई है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री. कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए. एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री. से एक्सिस, AXIS, ICICI, SBI, State Bank of India. There should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. Whether they are doing proper work or not, there should be some agency. Central bank has almost same relation with the other banks in the country as a commercial bank has with its customer. जो रिलेशन मेरे कमर्शियल बैंक के साथ है, वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है. इट ऑल्सो सुपरवाइजेज द कमर्शियल बैंक्स रिलेटिंग टू. ये सुपरविजन किस बेसिस पर होती है? लाइसेंसिंग ऑफ द बैंक्स को लाइसेंस करने के लिए. अब कल को मैं कहूँगा भी मैंने बैंक बनाना, मैं बना सकता हूँ? नहीं, मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा आरबीआई से, मेरी कैपिटल इतनी स्ट्रांग नहीं है. तो आपको क्या लगता है अंबानीज अडानीज बैंक नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं. उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है. क्यों? वो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं.
अगर आरबीआई ने इनको लाइसेंस दे दिया तो ये वाले बैंक्स आपका पैसा अपने कंपनीज को लोन देते रहेंगे, वो भी 0% ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो कंपनीज बहुत प्रॉफिट कमाएगी, और ऑब्वियसली उनका सीईओ अंबानीज अडानीज बहुत ज़्यादा डिविडेंड कलेक्ट कर लेंगे, बहुत प्रॉफिट कलेक्ट कर लेंगे। आरबीआई को इस चीज़ का पता है, और आरबीआई काम करता है इकॉनमी के वेलफेयर के लिए। इसीलिए जितने कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको लाइसेंस नहीं मिलता, बिकॉज ये आरबीआई की ड्यूटी है लाइसेंस देना बैंक्स ओपन करने के लिए और बैंक के ब्रांचेस ओपन करने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस, एज आई जस्ट सेड। लिक्विडेशन ऑफ बैंक, अगर कोई बैंक डूब रहा है तो वो बैंक नहीं डूब रहा, आपके पैसे डूब रहे हैं, मेरे पैसे डूब रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, बीच में आके इस सिचुएशन को संभालता है कि अच्छा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स डूब रहे हैं, इससे बेटर है कि इस बैंक को पंजाब नेशनल बैंक टेक ओवर कर ले। येस बैंक लॉसेस में जा रहा है, और येस बैंक एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट बैंक है आफ्टर एचडीएफसी। लोगों के पैसे डूब सकते हैं, तो बेटर है कि हम उनको लोन दे देते हैं 0% ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि लोगों के पैसे सेफ रहें। दिस इज व्हाट द लिक्विडेशन ऑफ बैंक मीन्स। लिक्विडेशन मीन्स बैंक का खत्म होना, फिनिश होना। मर्जर ऑफ बैंक्स, बैंक्स को मर्ज कर देना। अगर लिक्विडेशन से कम नुकसान नहीं हो रहा ज़्यादा तो लिक्विडेट कर दो, बट अगर लिक्विडेशन से नुकसान हो रहा है तो मर्ज कर दो। सो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड इज ऑलमोस्ट सेम, बैंक्स को लाइसेंस देना और लाइसेंस देना ब्रांचेस बढ़ाने के लिए। सी एंड डी इज ऑलमोस्ट सेम, बैंक्स को ख़त्म करना, डिसॉल्व करना, बट अगर डिसॉल्व करने से नुकसान होता है तो बेटर है 2-3 बैंक्स को मर्ज कर देना। सो बैंकर्स बैंक। फोर्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हाट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? बिल्कुल लास्ट में जब बैंक अर्ज पे होता है, बैंक खत्म होने में, कमर्शियल बैंक फिनिश होने की अर्ज पर होता है, तो सेंट्रल बैंक उसको बचा लेता है। कैसे बचाता है? प्रॉफिट देखते हुए नहीं, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, क्योंकि हार्ड अर्न मनी हमारी पड़ी होती है बैंक में। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। RBI gives financial accommodation to commercial bank by rediscounting their eligible bills at the time of emergencies. Please underline emergencies. यहाँ पे बात हो रही है अर्ज ऑफ लिक्विडेशन। अर्ज ऑफ लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन के बिल्कुल लास्ट में पहुंचा होता है तो RBI उनको हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? रीडिस्काउंटिंग देयर एलिजिबल बिल्स। व्हाट डज दैट मीन? समझेगा। आपने मेरे से 1 लाख के गुड्स खरीदे। यू हैव परचेज्ड अ गुड्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम मी, पर आप कहते हैं मैं पैसे दूंगा 3 महीने बाद। मैंने कहा मुझे बिल दे दो। आपने बिल साइन करके दे दिया और वो बिल मेरे पास आ गया, प्रूफ हो गया कि मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो वाला बिल मैं अपने कमर्शियल बैंक के पास लेके जाऊंगा और कहूँगा कि मुझे अभी पैसे दे दें। बैंक क्या करेगा? वो बिल अपने पास रखेगा और मुझे 98,000 दे देगा 2,000 काट के, और 3 महीने बाद आप उसे पैसे दे देंगे। अच्छा, अब ये नहीं सोचना अगर इसने पैसे नहीं दिए तो क्या, वो अकाउंट्स का कंसेप्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। वो भी 3 महीने हुए ही नहीं पूरे। आपने मेरे से गुड्स खरीदे, मैंने आपसे पैसे लेने थे, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बिल साइन किया, इट्स अ फिडक्शरी मनी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं मान लेता हूँ, पैसे बाद में देना। पर 1 महीने बाद मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अभी 2 महीने और पड़े हैं। मैं कमर्शियल बैंक के पास गया, मैंने बिल दिया, उसने मेरे को पैसे दे दिए कुछ ब्याज काट के। अब 1 महीना और बीत गया, बैंक को पैसों की ज़रूरत है। अब बैंक को पैसों की ज़रूरत है, बैंक क्या करेगा? वो वाला बिल RBI को दे देगा और उससे पैसे ले लेगा। टेम्परेरी पीरियड 1 महीना, जब आप देंगे तो वो डन। अब आप कहेंगे 1 लाख से क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा समझिए, ये समझाया है मैंने 1 लाख। ऐसे 1000 ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच में ऐसे 1000 बिल हैं। सो अब बताइए फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 1 लाख इंटू 1000 इंटू 1000, 1 लाख का एक बिल इंटू 1000 ब्रांचेस इंटू 1000 बिल इन ईच ब्रांच, तो कितनी अमाउंट बन गई? इन 100 करोड़। येस और नो? सो दिस इज व्हाट द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मीन। और व्हेन दे रिक्वायर सपोर्ट, जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी, बिल्स के अलावा भी। RBI सेव्स कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, या इमरजेंसीज की बात हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग फैसिलिटीज। नंबर 1, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज, कुछ गिरवी रख के लोन मिल जाते हैं। बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज चेंज कर देता है
कि अच्छा इस बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो आपको इतना परसेंटेज लोन पे रखना पड़ेगा, इतना नेट डिपॉजिट्स का परसेंटेज रिजर्व्स में रखना पड़ेगा। By giving valuable suggestion and help the banks at the time of merging and liquidation, और बैंक्स को समझा सकता है ये आपके लिए अच्छा है ये बुरा है। ब्रैकेट में लिख लीजिए फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज राइट इन ब्रैकेट फाइनेंशियल एडवाइजर। फिफ्थ, मिसलेनियस फंक्शंस। ये 4 मेजर फंक्शंस, नोट इशूइंग, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एंड द फिफ्थ वन इज मिसलेनियस फंक्शन। इसके अलावा छोटे मोटे और बहुत फंक्शंस करता है आरबीआई। सेंट्रल बैंक बीइंग अपेक्स बॉडी ऑफ एन इकोनॉमी, अंडरलाइन अपेक्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपेक्स इज इंपॉर्टेंट। Central bank being most important body of an economy also performs some important miscellaneous functions, and these are custodian of foreign exchange। किसी भी कंट्री में जितना भी फॉरेन करेंसी पड़ा है वो आरबीआई के पास पड़ा होता है या आरबीआई से रूट होके आता है। जैसे मैंने अमेरिका से एक इंपोर्टेड कार मंगवाई या मैंने अमेरिका के वेबसाइट पे ऑर्डर किया एक मोबाइल फोन। अब ध्यान देना पेमेंट कैसे जाएगी, लिसन केयरफुली। मेरे कमर्शियल बैंक से पैसे कटेंगे और मेरे सेंट्रल बैंक के पास पैसे जाएंगे, आरबीआई के पास पैसे जाएंगे रुपीस में। आरबीआई उस रेट पे उस टाइम चेक करेगा कि क्या डॉलर का रेट चल रहा है। आरबीआई वो रुपीस अपने पास रख लेगा और उसको डॉलर में कन्वर्ट करके उनके सेंट्रल बैंक को, अमेरिका के सेंट्रल बैंक को या इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक को डॉलर्स दे देगा, क्योंकि आरबीआई के पास डॉलर पड़े। अब उसका सेंट्रल बैंक उसके कमर्शियल बैंक को पे करेगा। व्हेन आई से उसका मतलब सेलर, और उसका कमर्शियल बैंक उसके अकाउंट में पैसे डाल देगा सेलर के। सो गौरव ने सौरभ से मोबाइल खरीदा। सौरभ इंग्लैंड में बैठा हुआ है और उसकी कंपनी अलाउड करती है कि हम यहाँ पे बैठ के वहाँ से इंपोर्टेड गुड्स मंगवा सकते हैं। तो गौरव के कमर्शियल बैंक से पैसे कटेंगे, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देगा, आरबीआई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको पाउंड में चेंज करेगा, डॉलर में, यूरो में चेंज करेगा। वो पैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाएंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड उसके कमर्शियल बैंक को पैसे देगा और कमर्शियल बैंक सौरभ के अकाउंट में पैसे डाल देगा। और ये सारा कुछ टाइम में होता है, इसलिए फॉरेन ट्रांजैक्शंस को 2 दिन लग जाते हैं। मेरे से सेंट्रल बैंक में कुछ सेकंड्स में ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी, सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक में कुछ टाइम लगता है, और फिर सेंट्रल बैंक टू अनदर कमर्शियल बैंक कुछ सेकंड्स में ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए आरबीआई को पता होता है किसी कंट्री में कितने डॉलर कितने पाउंड हैं। नंबर 2, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। व्हाट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये मैं डिटेल में लिखवाऊंगा अभी, ए एंड बी। सुबह 10 बजे बैंक्स ओपन होते हैं पूरे इंडिया में, सारे कमर्शियल बैंक 9:30 9:30 के अराउंड ओपन हो जाते हैं। अब होता क्या है, चेक इशू होते हैं। आपने मुझे फीस दी, चेक के थ्रू आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। मैंने वो चेक आगे किसी को दे दिया सैलरी के लिए, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो पूरे दिन की ट्रांजैक्शंस एक पोर्टल में रिकॉर्ड होती रहती है। और जब बैंक बंद करने का टाइम आता है शाम को 5 से 6 बजे के बाद, 1-2 एंट्रीज ही डाली जाती हैं कि इतनी अमाउंट इस बैंक में जाएगी। जैसे आपने मेरे को 10,000 का चेक दिया, आपका बैंक है पीएनबी, मेरा बैंक है एक्सिस, तो पीएनबी से 10,000 कटने चाहिए, एक्सिस में 10,000 आने चाहिए। और मैंने वो चेक मैंने अपने टीचर को एक सैलरी का चेक काट के दिया से 40,000, और वो टीचर का अकाउंट उसी बैंक में है से पीएनबी। सो पीएनबी से 10,000 कटे, एक्सिस में 10,000 आए, एक्सिस से 40,000 कटे, पीएनबी में 40,000 आए, चाहे वो टीचर का अकाउंट है। अगर नेट अमाउंट देखो तो एक्सिस ने पीएनबी को 30,000 देने हैं, यस और नो। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, हमारे अकाउंट्स में पैसे डाल देंगे, एंट्री शो कर देंगे भाई इतने पैसे पड़े हैं। और आरबीआई क्या करेगा, सीधा क्लियरिंग हाउस फंक्शन बता देगा कि बेटा एक्सिस बैंक
30,000 तूने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक को देने हैं। और ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ऐसे पूरे दिन में कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो लास्ट में एक अमाउंट डाल दी जाती है और पता लग जाता है कि इस बैंक में कितने पैसे आए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट? कंट्री में कितना पैसा होना चाहिए। ज़्यादा पैसा होना बहुत गलत है। ज़्यादा पैसा महंगाई लेके आता है, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। आज आप गूगल करना जिम्बाब्वे की करेंसी देखना, $1 मिलियन है, मतलब एक नोट 1 मिलियन का है। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों? कंट्री ने नोट इतने छाप दिए, कंट्री में इतने गुड्स थे नहीं। वो हम आगे पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में नोट पे नोट छापते गए और मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। इसीलिए अब जिम्बाब्वे बिक चुका है, चाइना ने उसे खरीद लिया। चलिए बैक टू द टॉपिक। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्री में कितना पैसा होना चाहिए? ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन, कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डीमोनेटाइजेशन में कितने पैसे बैंक्स में जमा हुए, लोगों ने कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन किए, ये सब आरबीआई पब्लिश करता है अपने जर्नल में, जिससे प्राइमरी डेटा जिसे हम कहते हैं, जो डेटा आगे जाके मैगजीन्स, न्यूज़पेपर उसको प्रिंट करती है, बुक्स प्रिंट करते हैं और हमें पता लगता है। लाइक 2018 में कितना लोन लोगों ने लिया, या कितना इंटरेस्ट दिया, या कितने लोन बैड डेट हो गए, नीरव मोदी ने कितने पैसे, किंगफिशर ने कितने पैसे का डिफॉल्ट किया, ये सब आरबीआई को पता होता है। दिस इज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो आई एम गिविंग यू 1 minute to read out third, fourth and fifth, that is bankers bank, supervision of commercial banks, lender of last resort and the miscellaneous functions. Take your time, 1 minute, have a look on the same. स्पीड है बच्चा, 30 मोसेक। Okay, moving on. We are on page 54. How RBI works as an agent of the government. RBI गवर्नमेंट का एजेंट कैसे है? अच्छा, एजेंट क्या होते हैं? जैसे कि आपने कॉमर्स वाला कॉल किया, बोला कि मुझे 12th में एडमिशन चाहिए, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, बिजनेस में, टाइमिंग्स क्या है, फीस क्या है, और आपको फीस बता दी गई, तो इसका मतलब वो फीस मैंने आपको बताई है। वो क्योंकि जो मैम ने बताया है या सर ने बताया वो मेरे एजेंट है। द रिलेशन इज बिटवीन यू एंड मी, बट आई हैव अपॉइंटेड एन एजेंट हु गिव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई बिहाफ टू यू। सिमिलरली आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है। एज गवर्नमेंट्स एजेंट, the central bank makes and receives payment on behalf of government. For example, central bank receives subscription of government securities such as shares etc. अगर इंडियन एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, अब एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट के हैं, एयरपोर्ट किसने खरीदा? से अडानी ने खरीदा। अब अडानी को पैसे आएंगे, अडानी ने पैसे देने किसको? गवर्नमेंट को। अब ये थोड़ा है कि मोदी के ऑफिस जाके पेमेंट कर दी जाएगी, तो पेमेंट कैसे आएगी? अडानी सेंट्रल बैंक को पैसे देंगे, वो अपने कमर्शियल बैंक से पैसे काट के सेंट्रल बैंक को देंगे, सेंट्रल बैंक उनके कमर्शियल बैंक्स को पैसे देंगे। दैट मीन्स आरबीआई उनका एजेंट हो गया, विचोलिया।
सेंट्रल बैंक आगे, इट मेक्स ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ कनेक्शन ऑफ फ्लोटेशन, कन्वर्जन और रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। फ्लोटेशन मतलब कैसे डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी, रेलवेज की जो टूरिज्म है वो कैसे डिसइन्वेस्ट करनी है, प्राइवेटाइज करनी है, फ्लोट करना। कन्वर्ट, पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कैसे चेंज करना है। रिडीम, पूरी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी। तो यहां पे बात हो रही है डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की। इट मैनेजेस द नेशनल डेट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वर्ल्ड बैंक को इंटरेस्ट देने, मैंने प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करवाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट देना है, दिस इज कॉल्ड नेशनल डेट इंटरेस्ट। व्हाट इज नेशनल डेट? नेशनल डेट मीन्स गवर्नमेंट ने जो लोगों को पैसे देने हैं, गवर्नमेंट ने लोगों से पैसे लिए हुए हैं, गवर्नमेंट ये योजना निकालती रहती है, प्रोविडेंट फंड योजना एक्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या होता है, हम पैसे जमा करवाते हैं, 20 साल बाद हमें पैसे मिल जाते हैं, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस योजना। द सेंट्रल बैंक अंडरटेक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। जो आरबीआई जो ब्याज देता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमें देता है। These roles of central bank make it an agent of the government. Take 1 minute and read out how RBI works as an agent of the government. Government का एजेंट कैसे है RBI? 1 minute, here you go. How RBI works as financial advisor of the government. हमने पढ़े गवर्नमेंट को जो एडवाइस करता है वो आरबीआई करता है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड पर क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, इनकम टैक्स रेट बढ़ाना है तो क्या रेट से बढ़ाएं, जीएसटी की कौन सी डेट रखनी चाहिए पेमेंट की, अगर कोई जीएसटी पे डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या पेनल्टी चार्ज होनी चाहिए। ये सब आरबीआई एडवाइस करता है, डिसाइड नहीं करता। अल्टीमेट डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती, वो आरबीआई से टाइम टू टाइम डिसीजन लेता रहता है, एडवाइस लेता है। एज गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल एडवाइजर, द सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। सभी पैसों के मैटर्स पर आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। It provides all relevant information to enable government to take underlying final decisions. गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो इनकी एक्सपर्टाइज पे डिपेंडेंट होती है रिगार्डिंग इट्स बजट एंड पॉलिसीज। मॉनेटरी एंड फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है पैसे कहाँ से कहाँ जाएंगे, और फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है पैसे कितने जाएंगे, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लेना है और कितनी सब्सिडी देनी है। इट्स अ फिस्कल मेजर। एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा लाएगा और सर्विस सेक्टर से लेंगे, ये है मॉनेटरी मेजर। इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे जाके। हेंस वी कैन से दैट सेंट्रल बैंक इज द गवर्नमेंट्स एडवाइजर। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ड्यू टू इट्स एक्सपर्टाइज, ड्यू टू इट्स एक्सपर्टाइज। Cool. Take 1 minute, read out how RBI is the financial advisor of the government. Take your time. 1 minute for the same. Read it out.
सो हमने इस लेक्चर में किया है व्हाट इज सेंट्रल बैंक. Central bank is the apex body of the economy that works for the welfare of the economy, who regulates and controls credit in the country. उसके 5 functions: note issuing authority, bankers bank, government's bank, lender of last resort, and miscellaneous functions. Miscellaneous functions में custodian of foreign exchange and so many other. Then we have done how RBI advises government and how RBI is the agent of the government. This is all about lecture number 3. Bye bye, take care. Namaste.